जय श्री महाराज। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, इसकी गणना करते हैं। तो इसकी गणना के लिए अपन ने मान लिया कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी है, इसका माइनस क्यू आवेश जो है ए पर स्थित है, इसका ये माइनस क्यू आवेश जो है वो ए पर स्थित है, और प्लस क्यू आवेश जो है यह जो है बी बिंदु पर स्थित है, और इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई, इस द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2a है, द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई 2a है, अर्थात द्विध्रुव के दोनों माइनस क्यू और प्लस के आवेश के जो बीच की दूरी है वो 2a है। इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसका मध्य बिंदु वो ले लिया अपन ने, इसका मध्य बिंदु जो है वो O है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से इसका ये मध्य बिंदु O है, इसका ये मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से ये इसका मध्य बिंदु O है, इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में यानी कि अक्ष के अनुदिश ये इसका अक्ष हो गया। द्विध्रुव के दोनों आवेशों से, द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो होकर जो रेखा गुजरती है उसे अक्ष कहते हैं। तो ये द्विध्रुव की अक्ष हो गई, द्विध्रुव अक्ष, द्विध्रुव अक्ष, ये द्विध्रुव अक्ष हो गई। ये और ये विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसके माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी ए बी बराबर 2a मान ली अपन ने। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से OP बराबर r मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है, विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक K है। द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पराविद्युतांक या माध्यम का पराविद्युतांक, जिसका पराविद्युतांक कैपिटल K है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो है पराविद्युतांक माध्यम K में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में ये मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु P है जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अपन जो है किसी एक आवेश, कोई एक आवेश है तो उसके किसी एक आवेश से r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के q बटे r स्क्वायर होती है। अगर ये आवेश है q, ये आवेश q है, इससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु है, ये यहाँ पर कोई आवेश है बिंदु O पर, इससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो इस O से r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है
वो 1/4πε0 k Q/r² होती है। यहाँ पर वही आवेश आएगा जिस आवेश से अपन जो है विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना कर रहे हैं जिस बिंदु पर, और यहाँ बटे में वो उस बिंदु का स्क्वायर आएगा, वर्ग आएगा, जिससे जो है अपन जो है विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो अपन एक एक आवेश लेकर बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करते हैं और दोनों की दिशा समान होने पर जोड़ देंगे, विपरीत होने पर घटा देंगे। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले प्लस Q आवेश के कारण जो है ये प्लस Q आवेश B पर रखा गया है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अपन पहले इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर A से P की दूरी और B से P की दूरी भी रखते हैं अपन। देखो यहाँ पर O से A की दूरी और O से B की दूरी ये आधी आधी होगी, दोनों के बीच की दूरी द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 2a है, तो O से A की दूरी और O से B की दूरी क्या होगी, आधी आधी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी A होगी। तो अब एक तो BP का मान निकालेंगे अपन, एक AP का मान भी रखेंगे यहाँ पर। तो एक BP का मान, B से P की दूरी BP, तो ये जो दूरी होगी देखो अपन R में से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये घटा देंगे, इस R में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये घटा देंगे, तो ये BP आ जाएगा R माइनस A मीटर हो जाएगा। B से P की दूरी, ये B से P की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, R में से ये हटा देंगे तो R माइनस A क्या हो जाएगी, BP का मान हो जाएगा। इसी प्रकार AP का मान, A से P की दूरी यानी कि AP का मान, AP का मान आ जाएगा, देखो AP यहाँ से यहाँ तक है, ये AP है, तो यहाँ से यहाँ तक R है और ये यहाँ से यहाँ तक A, तो AP का मान हो जाएगा R प्लस A मीटर। AP का मान हो जाएगा R प्लस A मीटर हो जाएगा, R प्लस A मीटर हो जाएगा। A से P की दूरी ये AP होगी, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A, तो पूरा AP का मान हो जाएगा आपके R प्लस A मीटर हो जाएगा। तो प्लस Q आवेश के कारण, पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करते हैं। तो देखो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान इतना होता है, तो इस सूत्र से अपन हल करते हैं। यहाँ वो आवेश आएगा जिस आवेश के कारण अपन जो है जिस बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना कर रहे हैं वो आवेश यहाँ आएगा, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग यहाँ आएगा, तो अपन इसे मान रखते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण अपन जो है बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता जो है वो E1 मान लेते हैं, E1 मान लिया अपन ने। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान E1 वेक्टर मान लिया, तो 1/4πε0 के तो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, तो ये तो ऐसे आ जाएगा। और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ये प्लस Q आवेश यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर आवेश का परिमाण आता है तो प्लस माइनस भी लगाएंगे, केवल Q ही लिखेंगे, तो Q लिख दिया। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश आ जाएगा। अब इस आवेश से इसकी दूरी का वर्ग लिखेंगे, तो B से P की दूरी है तो BP का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर BP का स्क्वायर हो जाएगा। 1/4πε0 ऐसे लिखा, 1/4πε0 कैसे लिखा, Q भी ऐसे लिखा, और BP का मान R माइनस A, लेकिन वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, R माइनस A का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर दिशा, जिस बिंदु पर विद्युत शक्ति तीव्रता की दिशा निकालनी है वहां पर एकांक धन आवेश रखेंगे या परीक्षण धन आवेश रखेंगे, तो अपन 1 कूलम का धन आवेश रख देते हैं, एकांक धन आवेश, 1 कूलम का धन आवेश रख दिया इस बिंदु पर। यहाँ पर ये भी प्लस Q आवेश है और ये भी प्लस Q आवेश है, दोनों समान आवेश है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये प्लस Q इस एकांक धन आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी जो दिशा होगी वो E1 की जो दिशा रहेगी वो इस दिशा में रहेगी, यानी BP दिशा में रहेगी। ये E1 वेक्टर का जो मान रहेगा वो BP वेक्टर दिशा में होगा, BP वेक्टर दिशा में। इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया। प्लस Q आवेश पर, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत शक्ति की जो तीव्रता होगी वो 1/4πε0 के Q/r माइनस A का होल स्क्वायर, BP दिशा में, B से P की दिशा में। क्यों? क्योंकि ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पर दिशा निकालने के लिए एकांक धन आवेश रखा अपन ने, 1 कूलम का धन आवेश रखा,
तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, तो इसकी दिशा रहेगी बी से पी की ओर हो जाएगी, बी भी दिशा में हो जाएगी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो अपन ने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस माइनस के आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखें निकालेंगे, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो 1/4πε0 के तो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो ऐसा आ जाएगा। और यहाँ वो आवेश आएगा जिसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, और यहाँ उस आवेश से उस बिंदु की दूरी का वर्ग आ जाएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा रही है। तो 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा। और माइनस के आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है अपन ने E2 वेक्टर मान लिया, तो 1/4πε0 के तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आवेश का परिमाण लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाए, केवल क्यू ही लिखेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे, तो इस आवेश का परिमाण यहाँ लिख दिया। और अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी अर्थात एपी का वर्ग हो जाएगा, दूरी का वर्ग, एपी का वर्ग हो जाएगा। 1/4πε0 के ऐसे लिखा, क्यू भी ऐसे आ जाएगा। एपी का मान r प्लस ए है, लेकिन वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। एपी का मान r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन बटे कूलम विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो जाएगा। लेकिन दिशा देखो, यहाँ पर इस माइनस के आवेश के कारण जो है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 1/4πε0 के क्यू बटे r प्लस ए का होल स्क्वायर है। लेकिन अब इसकी दिशा देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे, तो ये माइनस आवेश है और यहाँ एक कूलम का धन आवेश अर्थात एकांक आवेश रखेंगे, दोनों विपरीत हो जाएगा। एक माइनस क्यू रहेगा जबकि एक प्लस क्यू रहेगा, तो ये माइनस क्यू आवेश जो रहेगा इस प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी दिशा पी से ए रहेगी, पी ए वेक्टर दिशा, पी से ए की ओर रहेगी, तो पी ए वेक्टर दिशा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर का जो मान रहेगा पी से ए की ओर रहेगा, इस दिशा में हो जाएगा, E2 वेक्टर दिशा में हो जाएगा। तो देखो दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई, दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई, ये E2 वेक्टर का जो मान आया वो पी से ए की ओर आया। E2 वेक्टर का जो मान आया वो अपने जो है E2 वेक्टर का जो मान आया, E2 वेक्टर का जो मान आया वो P से A दिशा में आया। जबकि अर्थात माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर का मान इस दिशा में आया, जबकि प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वेक्टर का जो मान आया वो इस दिशा में। दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों की दिशा विपरीत है। अर्थात दोनों आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू अर्थात द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब गणना करेंगे, तो दोनों आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। जो बड़ा होगा उसमें से छोटा का मान घटाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में देखो ये माइनस क्यू आवेश दूर है, तो यहाँ पर E2 वेक्टर का मान क्या रहेगा, कम, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में बराबर है, जबकि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और ये दूर है इस बिंदु P से, ये क्या है, दूर है, तो इसका आकर्षण कम होगा, जबकि ये पास में है तो इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो ये कहने का यह अर्थ है कि E1 वेक्टर का जो मान होगा वो बड़ा होगा किससे, E2 वेक्टर से। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अपन E1 वेक्टर में से E2 वेक्टर घटा देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो दो द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो ई वेक्टर अपन ने मान लिया। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो ई वेक्टर का परिमाण मान लिया। तो वो क्या करेंगे, अपन बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे, यानी कि E1 वेक्टर के परिमाण में से E2 वेक्टर का परिमाण घटा देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। क्योंकि E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। तो अब दोनों E1 और E2 के मान जो है अपन समीकरण 1 और 2 से इसमें रखेंगे। समीकरण 1 से E1 का मान रखेंगे, जबकि समीकरण 2 से E2 का मान रखेंगे इसमें, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ जाएगा। दोनों का मान रखते हैं तो अपन ने परिमाण जो है E मान लिया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो E मान लिया, और E1 का मान जो है आपके पास 1/4πε0 के Q बटे R माइनस A का होल स्क्वायर। तो E1 का मान अपन ये रखते हैं 1/4πε0 के Q बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस E2 का मान आ जाएगा, आपके E2 का मान आ जाएगा 1/4πε0 के Q बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, 1/4πε0 के Q बटे R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये E1 और E2 के मान रख दिए अपन ने। यहाँ पर 1/4πε0 के इसमें भी है, 1/4πε0 के इसमें भी है, और Q इसमें भी है, Q इसमें भी, दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/4πε0 के और Q अपन ने कॉमन ले लिया, बचा उसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर 1/R माइनस A का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस, यहाँ भी 1/4πε0 के और Q कॉमन गया, तो यहाँ 1/R प्लस A का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर 1/R प्लस A का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में लघुत्तम लेके जो है कॉमन लेते हैं अपन, दोनों में यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो मान क्या आता है अपन देखते देखिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण आएगा वो E बराबर 1/4πε0, और ये के तो ऐसे लिखा, ये Q भी कॉमन था, यहाँ पर अपन दोनों का गुणा करके नीचे लिखते हैं, दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे, दोनों का गुणा करके नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों का गुणा किया, एक तो R माइनस A था, इसका होल स्क्वायर, एक R प्लस A का होल स्क्वायर था, और अपन ने इसका गुणा इधर किया था, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बीच का माइनस आ जाएगा, इसका गुणा इधर किया था, तो ये R माइनस A का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब इसको अपन जो है R प्लस A का होल स्क्वायर को A प्लस B के होल स्क्वायर के फार्मूले से हल करेंगे, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, और तो R प्लस A के लिए इसको हल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो A की जगह R लिखेंगे, B की जगह A, तो इसे मान रखेंगे, A की जगह R लिखा तो R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, A की जगह R लिख दिया, B की जगह A लिख दिया, प्लस फिर B की जगह A लिख दिया, तो A का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अपन जो है अगर R माइनस A के लिए प्रयोग करेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर प्रयोग करेंगे, और ये होता है A स्क्वायर प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा। तो R माइनस A के लिए प्रयोग करेंगे तो A की जगह R लिखेंगे, B की जगह A, तो इसे मान रखेंगे, तो A की जगह R का वर्ग हो जाए माइनस 2, A की जगह R लिखा, B की जगह A लिखा, प्लस फिर B की जगह A लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर, तो यहाँ दोनों के मान जो है रखेंगे। और यहाँ पर देखो दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पर R माइनस A का भी वर्ग है और R प्लस A का भी क्या है, वर्ग है, अलग अलग वर्ग है। जैसे यहाँ पर x का भी वर्ग है और y का भी वर्ग है, तो इन दोनों का एक साथ वर्ग कर सकते हैं अपन, x प्लस y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग वर्ग है तो एक साथ वर्ग कर सकते हैं। तो वैसे ही इन दोनों का अलग अलग वर्ग है तो दोनों का एक साथ वर्ग करेंगे, यानी कि R माइनस A और R प्लस A का दोनों का एक साथ वर्ग कर देते हैं, होल वर्ग कर देते हैं, तो इसका मान भी ये हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q, K इंटू Q लिखा अपन ने इसमें, तो
और इसका मान r प्लस ए का होल स्क्वायर का मान r प्लस ए का होल स्क्वायर का मान आया आपके r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए का स्क्वायर। तो ये मान रख दिया यहाँ पर r वर्ग प्लस 2ra प्लस ए का वर्ग माइनस r माइनस ए का होल वर्ग का मान है r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर r वर्ग ऋण 2ra प्लस ए का वर्ग। तो ये अपन इसका मान रखते हैं r वर्ग माइनस 2ra प्लस ए का वर्ग और बटे में अपन ने क्या किया, दोनों का अलग अलग वर्ग था तो दोनों का एक साथ वर्ग कर देंगे और इसका मान क्या आएगा यहाँ पर, इसको अपन जो है a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र से अगर हल करते हैं तो ये होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। इस सर्व समीकरण से इसको हल करेंगे तो a की जगह r आएगा, b की जगह a की जगह r आएगा, b की जगह a। तो इसमें a की जगह तो r लिखेंगे तो r का वर्ग हो जाएगा, माइनस b की जगह a लिखेंगे तो b का वर्ग हो जाएगा। लेकिन फिर इस पूरे का वर्ग तो यहाँ भी अपन पूरे का होल वर्ग लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा आपके r का वर्ग माइनस a का वर्ग पूरे का होल वर्ग, ये इसका मान आ जाएगा। और यहाँ पर देखो अपन ब्रैकेट हटाएंगे लेकिन ब्रैकेट के सामने यहाँ पर माइनस से तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे जबकि इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो अपन ने क्या लिखा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू क्यू। तो ऐसे लिखा, यहाँ आ जाएगा आपके r का स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a का वर्ग। यहाँ माइनस से इसको गुणा करेंगे तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आपके प्लस का था तो ये माइनस से गुणा करें तो माइनस का r वर्ग हो जाएगा। ये माइनस का 2ra है तो दो ये प्लस का 2ra हो जाएगा। ये प्लस का a वर्ग है तो ये माइनस का a वर्ग हो जाएगा। और बटे में इसको ऐसे लिखा, r का वर्ग माइनस a का वर्ग, r का वर्ग माइनस a का वर्ग पूरे का वर्ग। यहाँ पर देखो ये प्लस का r वर्ग है, ये माइनस का r वर्ग है, ये प्लस का r वर्ग है, ये माइनस का r वर्ग है, इससे ये घट जाएगा तो ये अपन ने घटा दिया, इसको काट दिया। ये प्लस का a वर्ग, ये माइनस का a वर्ग है, इससे ये घट जाएगा। तो यहाँ बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू ये q है और यहाँ पर ऊपर 2ra यहाँ पर है और 2ra यहाँ पर, दोनों प्लस के है, 2ra यहाँ पर है, 2ra यहाँ पर, तो 2 और 2 4ra हो जाएंगे। ये 4ra लिख दिया और बटे में आया r वर्ग माइनस a वर्ग पूरे का होल वर्ग। और यहाँ पर अगर अपन इसको जमा के लिखते हैं, यहाँ पर जमा के लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k। तो ऐसे लिखा और ये 2r, चार को अपन 2 गुना 2 लिख सकते हैं तो एक 2 अपन ने क्या किया, a के साथ लिख दिया। ये q इंटू 2a बनाया इसको। इसके लिए अपन ने क्या किया, इस 4 में से एक 2 a के साथ लिख दिया और एक 2 r के साथ लिख दिया। अपन गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन q इंटू 2a ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। q गुणा 2a जो है विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसको p से लिखते हैं। ये क्या हो गया आपके द्विध्रुव आघूर्ण का मान हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो इससे p इंटू q इंटू 2a की जगह q गुणा 2a की जगह अपन p लिख देंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपके विद्युत शक्ति तीव्रता का सूत्र आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q इंटू 2a की जगह p लिखा और ये 2r लिखा, ये 2r ऐसे लिखा। बटे में आया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ये अपने जो है न्यूटन बटे कूलम द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत शक्ति की तीव्रता है। अब अपन जो है अगर ये जो द्विध्रुव लिया था अपन ने, ये जो द्विध्रुव लिया अपन ने, ये द्विध्रुव की जो लंबाई है ये a तो ये आधी है, ये 2a पूरी है। अगर मान लिया जाए कि a का जो मान है इस बिंदु की तुलना में क्या है, बहुत कम है, r की तुलना में क्या है, बहुत कम है, तो इस a स्क्वायर को यहाँ पर जो a स्क्वायर आएगा इसको अपन क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। यहाँ पर अगर a का r का जो मान है, यदि r का जो मान है वो a की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे अपन, r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। r स्क्वायर की तुलना में
ए स्क्वायर को नगण्य मान ले, नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो इसको हटा देंगे तो r की घात 2 पूरे की घात 2 हो जाएगी। तो e बराबर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि छोटे का मान और भी छोटा होता है। मान लिया जाए कि आपकी छोटे का मान और भी क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए नगण्य मान लेंगे। मान लिया जाए कि a का जो मान आया वो 0.1 आया और 0.1 का स्क्वायर तो 0.01 होता है और 0.01 क्या होगा, 0.1 से छोटा होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे। तो अपन ने क्या किया, इसको नगण्य मान लिया। नगण्य मानेंगे इसको, तो इसको अगर अपन नगण्य मानेंगे तो r की घात 2 पूरे की घात 2, यानी कि r की घात के ऊपर घात रहेगी, 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन 0 तो अनुक्रमानुपाती नियतांक के भी ऐसे लिखा और ये 2pr लिख दिया अपन ने, गुणा करके लिख दिया। यहाँ r की घात क्या हो जाएगी 4, एक r से एक r अपन काटेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा आपकी, r से r काटेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू 2p बटे r क्यूब हो जाएगा। 2p बटे r क्यूब हो जाएगा क्योंकि अपन ने एक r से एक r काटा तो यहाँ 2p बच जाएगा, r का क्यूब हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 k हो जाएगा। तो अपन ने ये न्यूटन बटे कूलम द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में अगर r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत शक्ति तीव्रता का मान ये आएगा। यहाँ पर अगर वायु या निर्वात ली जाती, हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में k का जो मान होता है, k का मान जो है वो 1 होता है। हवा या निर्वात में जो है k का मान 1 होता है, तो अपन जो है k का मान कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये k भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 बचेगा, 2p बटे r क्यूब न्यूटन बटे कूलम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये MKS या SI पद्धति में, ये MKS या SI में है, MKS या SI में है ये मान, अगर CGS में लेंगे तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान भी क्या हो जाएगा 1। CGS में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मान भी 1 होगा तो 2p बटे r क्यूब। लेकिन यहाँ भी मात्रक क्या आ जाएगा, डाइन बटे स्थिर कूलम हो जाएगा, 2p बटे r क्यूब, क्योंकि न्यूटन की जगह अपन क्या प्रयोग करेंगे, डाइन, और कूलम की जगह आ जाएगा आपके स्थिर कूलम, तो डाइन बटे स्थिर कूलम ये आएगा। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर अपन दिशा चेक करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखो E1 की जो दिशा होगी वही क्या रहेगी, इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि E1 का मान E2 से क्या है, बड़ा है। तो जो E1 की दिशा, E1 वेक्टर की दिशा होगी वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और E1 की जो दिशा है वो इधर है, अर्थात द्विध्रुव के माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, अर्थात A से B की ओर कह दो कि A से P की ओर कह दो कि B से P की ओर कह दो। जो E1 वेक्टर का मान, चूंकि E1 वेक्टर क्या है, E2 से बड़ा है, तो जो E1 की दिशा होगी वही क्या रहेगी, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी, अर्थात माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होगी। यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, प्लस Q आवेश की ओर होगी। परिणाम विद्युत शक्ति तीव्रता का परिणाम जो रहेगा वो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर हो जाएगा। तो ये आपके अक्षीय स्थिति में अगर कोई द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है और ये इसका क्या है, माइनस Q आवेश है, और ये क्या है, इसका प्लस Q आवेश है, ये इसका मध्य बिंदु है वो है, और इससे r दूरी पर अक्षीय स्थिति में अगर यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में अगर ये कोई बिंदु है तो इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है MKS या SI में आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r क्यूब, जबकि CGS में आ जाएगा E बराबर 2p बटे r क्यूब डाइन बटे स्थिर कूलम। ये अक्षीय स्थिति में अगर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा।
परिणामी विद्युत शक्ति तीव्रता का परिमाण का जो मान आएगा ये इतना आएगा। अब निरक्षीय स्थिति में विद्युत शक्ति तीव्रता की गणना करेंगे। यस